नमस्कार दोस्तों, CSS एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह। और दोस्तों, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो राष्ट्रीय आय का चैप्टर है उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उस पर एक वीडियो आ जाए तो अच्छा होगा। तो आज मैं उसी के लिए वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो इसमें जो राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जिन्हें हम मल्टीपल चॉइस प्रश्न भी कहते हैं, वो मैं लेकर आया हूं। और ये जो प्रश्न है ये आपको अभी तो काम आएंगे ही वार्षिक परीक्षा में, साथ में आप जो जिस भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसमें भी ये काम आएंगे। तो ये नोट्स भी आप बनाकर रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं ये। तो वीडियो को आप पूरा देखिए अंत तक, और आपको पसंद आए तो लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो राष्ट्रीय लेखा प्रणाली है उसका जो जन्म है वो सबसे पहले, जन्म तो उसका बहुत पहले हुआ था, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे से जो प्रस्तुत किया था वो प्रस्तुत किया है ग्रेगरी किंग ने। किसने किया है? ग्रेगरी किंग ने किया है। ये इंग्लैंड के अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का उदय किया, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से वैज्ञानिक रूप से उसको प्रस्तुत किया, इसलिए जन्मदाता किसको माना जाता है? ग्रेगरी किंग को। दूसरा है, भारत में राष्ट्रीय आय गणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय आय समिति करती है, राष्ट्रीय न्यायाधीश निदेशालय करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, या वित्त मंत्रालय करता है? तो चारों में से हमें एक आंसर देना है। तो सही आंसर हमने पढ़ा हुआ है, कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित कौन करता है? केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन। उसको प्रदर्शित कौन करता है? राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है? अब वस्तुएं हमने पढ़ी हुई हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं, अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं, आर्थिक वस्तुएं कौन सी होती हैं। जो वस्तुओं वाली हमारी क्लास है उसमें आपको सारा आंसर मिल जाएंगे, सारे आंसर मिल जाएंगे जो भी आपके मन में होंगे। तो वहां पर जाएं, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, और एक सेशन उसका हमने लाइव भी लिया था, तो लाइव सेशन का वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए इसमें समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में पहला है टीबी, दूसरा मशीन, लकड़ी, कोयला। टीबी बीच में कहीं यूज होता है? किसी वस्तु के निर्माण में नहीं होता। टीबी क्या है? अंतिम वस्तु है। मशीन वस्तुओं के निर्माण में, इसके द्वारा किसी दूसरी वस्तु का निर्माण होता है। इसका कार्य है दूसरी वस्तु का निर्माण करना, लेकिन मशीन को दूसरी वस्तु में हम फिट करके कोई और वस्तु नहीं बना सकते। तो ये भी क्या है? अंतिम वस्तु है। लकड़ी का क्या कर सकते हैं? लकड़ी से हम कुर्सी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो ये क्या है? ये मध्यवर्ती वस्तु है। कौन सी वस्तु है? मध्यवर्ती वस्तु। कोयला, कोयला भी मध्यवर्ती वस्तु है, लेकिन ये एक प्रयोग में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। क्या होती है? एक प्रयोग में नष्ट हो जाती है। कोयला जलने के बाद क्या हो जाता है? राख हो जाता है। तो इसको हम मध्यवर्ती में नहीं लेंगे। मध्यवर्ती में कौन सा लेंगे हम? ऑप्शन सी, लकड़ी। तो निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है? लकड़ी है। इसको ध्यान रखना है। ये प्रश्न कहीं भी पूछा जा सकता है, और पीछे भी पूछा जा चुका है, रेलवे की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको अभी नहीं, बाद में भी काम आएंगे। रेलवे की अभी परीक्षा चल रही है, उनमें भी ये पूछा जा सकता है। रेलवे ग्रुप डी, तो रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूरा जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय विशेष पर पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। ऑप्शन देखिए क्या होती हैं, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। स्टॉक, प्रवाह, शुद्ध विनियोग, प्रतिस्थापन विनियोग। क्या हो सकती हैं? तो ये हमने पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता है ये? स्टॉक होता है। समय विशेष पर जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वह क्या होती हैं? स्टॉक होती हैं। तो आंसर क्या होगा? जो एक नंबर पर है, ए, ऑप्शन ए, समय विशेष पर पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, स्टॉक होती हैं। ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़िए। निम्नलिखित को प्राप्त साधन आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसकी आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है वो हमें बताना है। नागरिकों की, आर्थिक क्षेत्र की, निवासी की, निवासी एवं गैर निवासी दोनों की। किसकी आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है? नागरिक कौन होता है? विदेशी जो नागरिक रहते हैं वो हमारे देश के नागरिक दूसरे देशों में रहते हैं,
दूसरे देश के नागरिक हमारे देश में रहते हैं, कोई शिक्षा के लिए आते हैं, कोई काम करने के लिए आते हैं, कोई घूमने के लिए आते हैं, तो नागरिकों की आय शामिल नहीं की जाती। आर्थिक क्षेत्र तो कितने क्षेत्र हो सकते हैं, कई क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र होंगे और कई सेवा क्षेत्र हैं, तो इनको आय प्राप्त नहीं होती है। ये तो क्या करते हैं, कुछ क्षेत्र उत्पादन भी करते हैं। अब निवासियों में सभी आते हैं, उत्पादक भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, श्रमिक भी आते हैं, सब कुछ इनकी जितनी भी आय रहती है। जो कारक आय हमने किसमें पढ़ी हुई है, कारक जो उत्पत्ति के साधन है वो किसके पास रहते हैं, परिवारों के पास रहते हैं। परिवार क्या करते हैं, निवास करते हैं एक देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत। प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित को प्राप्त साधन आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसकी आय का करार कहलाता है, साधनों की आय का। तो आय किसको प्राप्त होती है, परिवारों को प्राप्त होती है जो कि एक देश की भौगोलिक सीमा में निवास करते हैं। क्या करते हैं, जो निवासी होते हैं उनको। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए नागरिकों में यहाँ भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र यहाँ पर भी हो सकते हैं, निवासी एवं गैर निवासी यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सही आंसर क्या होगा इसका, निवासी नागरिकों की आय का योग क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसके बाद छठे प्रश्न पर आइए, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाने पर क्या प्राप्त होता है। कितनी बार पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय आय की तीनों विधियां पढ़ी हमने, उनमें भी समझा क्या करते हैं मूल्यह्रास का। जब क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, शुद्ध में बदल जाता है। पहले अशुद्ध रहता है फिर शुद्ध हो जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद में से यदि हम मूल्यह्रास कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो आंसर क्या होना चाहिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखें, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय, क्या होगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा, बी ऑप्शन। साधन लागत पर नहीं होगा, साधन लागत पर बदलने के लिए हमने कुछ किया था, जो सरकार को टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, उन्हें घटा देते हैं, और जो सब्सिडी वगैरह रहती है जो सरकार देती है उसको जोड़ देते हैं, तब ये किस पे आता है, साधन लागत पर आता है। अभी हमने सकल घरेलू उत्पाद में से घटाया है मूल्यह्रास को, तो क्या प्राप्त होगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसके बाद सातवें प्रश्न पर आइए, राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, क्या क्या शामिल होता है। तीनों विधियां पढ़ चुके हैं, तीनों विधियां याद हैं आपको ठीक से, यदि नहीं है तो एक बार जाके वीडियो देख लें तीनों की, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बिल्कुल, जब हमें तीनों विधियों के द्वारा, जैसे कि आय विधि है उसमें हम कारकों की आय जोड़ लेते हैं, उसके द्वारा हमें जो प्राप्त होता है जीडीपी, उसमें से फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद व्यय विधि में भी क्या करते हैं, व्यय विधि में जो व्यय किया गया है उसके द्वारा जो सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है उसके द्वारा फिर राष्ट्रीय आय निकालते हैं। इसी प्रकार आय विधि में कारकों को जो आय होती है, जो भी आय होती है उसको जोड़ लेते हैं, उसके द्वारा जो उत्पादन प्राप्त होता है उसको निकाल के फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके अलग अलग हैं सब कुछ, स्टेप बाय स्टेप उसके जो चरण हमने समझे हुए हैं, तो उन चरणों को एक बार पढ़ लेंगे आप। अब देखिए उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें जो जीडीपी प्राप्त होता है, सकल घरेलू उत्पाद जो हमें प्राप्त होता है, उसे हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, साधन लागत पर। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, दोनों हमारे पास हैं। इसके बाद देखिए उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, दोनों ऐड करते हैं। राष्ट्रीय आय में शामिल दोनों होते हैं, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद भी होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी होती है। तो आंसर क्या होगा, सी, ऑप्शन सी, जिसमें दोनों शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है, क्या प्राप्त हो जाती है भाई, जो एक व्यक्ति के हिस्से में आएगी वो क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय होगी। राष्ट्र की आय में जनसंख्या से भाग दे देंगे, उस देश की जितनी जनसंख्या होगी तो एक व्यक्ति के पास जितनी आय होगी वो क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय। निजी आय, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत व्यय, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, निम्न संबंध गलत है। निम्न संबंध, अब संबंध देखना है हमें, हमने पढ़ी हुई है, राष्ट्रीय आय निकालना सीखा है हमने। राष्ट्रीय आय देखिए इसमें ये उसी के समाहार हैं, एनडीपी, एनडीपी मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर क्या है, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। यहाँ भी समझ लिया हमने, सकल घरेलू उत्पाद में से हम ये क्या है,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन माइनस मूल्यह्रास, क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे मूल्यह्रास, तो क्या निकल के आ गया, एनडीपी। पहला तो सही है, पूछ क्या रहा है, निम्न संबंध में से गलत, पहला तो सही हो गया। दूसरा देखिए, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्लस मूल्यह्रास। अब यहाँ तो प्लस हो रहा है, मतलब ग्रॉस में सब कुछ रहता है, मूल्यह्रास भी शामिल रहता है, और फिर से ग्रॉस इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया मूल्यह्रास, तो ये सही है क्या, ये गलत होगा। ये क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या होना चाहिए था, माइनस होता तब ये शुद्ध में होता। ये क्या है, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्शन मतलब कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और ये क्या है, ग्रॉस है। ग्रॉस में पहले से ही ये मूल्यह्रास शामिल रहता है और फिर से प्लस कर रहे हैं, तो ये समीकरण क्या है हमारा, ये गलत हो गया। बी, ऑप्शन बी क्या है, ये तो गलत हो गया। तीसरा देख लें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन बराबर एनएनपी शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट प्लस मूल्यह्रास, ये सही है। ये इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, हमें ग्रॉस निकालना है, शुद्ध है, शुद्ध में यदि हम मूल्यह्रास जोड़ देंगे तो फिर क्या किस में हो जाएगा, ये सकल में हो जाएगा, तो ये तीसरा वाला भी सही है। चौथा देखिए, राष्ट्रीय आय एनआई नेशनल इनकम बराबर एनडीपी ऑन एफसी प्लस एनएफआईए, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय आय निकालते हैं हम तो शुद्ध घरेलू उत्पाद जो कि साधन लागत पर होता है, उसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ देते हैं, तो क्या मिल जाती है हमें, राष्ट्रीय आय मिल जाती है, तो ये वाला भी सही है। तो ये क्या पूछ रहा था, निम्न संबंध गलत है, कौन सा संबंध गलत है, दूसरा वाला गलत है जो हमने निकाल लिया है। अगला देखिए, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का योग कहलाता है, क्या कहलाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या कहलाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद, ये होगा सकल घरेलू उत्पाद। इसको हमेशा ध्यान रखना, क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद होगा, जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद या विशुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये सब सेम मिलते हुए शब्द हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं, बस उसी को याद रखना है। इसके बाद देखिए, सकल घरेलू उत्पाद की गणना जब वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तो क्या कहलाती है, वास्तविक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या विशुद्ध घरेलू उत्पाद, तो ये कहलाता है भैया मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद। किस पर किया जा रहा है, वर्तमान कीमत पर, वर्तमान कीमत पर मतलब कि मौद्रिक मूल्य पर, तो क्या होगा, मौद्रिक जीडीपी। आगे देखिए, उत्पादन के उद्यमों को बांटा जाता है, समझ लिया है हमने, 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। किसमें देख लें, क्या क्या दिया ऑप्शन, 2 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में। ऑप्शन क्या है, बी वाला क्या है, 3 क्षेत्र। जो भी उत्पादन के उद्यम रहते हैं उन्हें 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, पहले चरण में ये करते हैं हम, जब राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। उसके बाद परिवहन व संचार शामिल होता है, किस में शामिल होता है, तृतीय क्षेत्र में, जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, सेवा क्षेत्र में शामिल करते हैं। राइट आंसर कौन सा है, सी। तीसरे क्षेत्र में आते हैं परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब जो सेवाओं का उत्पादन करते हैं, और सेवाओं का उत्पादन क्या होता है, जिस समय उत्पादन होता है उसी समय उपभोग होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब कौन सा रह गया है, 14वां रह गया, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, किस विधि के द्वारा की जाती है, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन आय सम्मिश्रण विधि। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्पादन और आय, इसके मिश्रण विधि के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। हो गए कंप्लीट, इनमें से कुछ छूट भी गए हैं, पूरे बोर्ड पे नहीं आ पाए हैं दोस्तों, अभी बोर्ड ही है हमारे पास जिससे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरा तो नहीं आ पाया, जितना आया मैंने कोशिश की है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने शामिल किए हुए हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, आप लोगों के कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है, मुझे गाइडेंस मिलता है कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं। अभी कमेंट आया आपका कि ऑब्जेक्टिव चाहिए सर, तो ये ऑब्जेक्टिव मैंने वीडियो बना दी है। जिस भी टॉपिक पर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो आएगी। और उसके बाद यदि आप नहीं करते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से जिस प्रकार से चल रहे हैं चैप्टर बाई चैप्टर, उस प्रकार से चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।